गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप, जिसके अंतर्गत हम हिमालय पर्वत, उत्तर के मैदान, प्रायद्वीपीय पठार के विषय में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय मरुस्थल के विषय में। तो भारतीय मरुस्थल के विषय में देखिए, ये भारतीय मरुस्थल की जो स्थिति है भारत के मानचित्र पर, ये मैंने यहाँ पे इसको दिखाया हुआ है। ये अरावली पर्वत के पश्चिम से और पाकिस्तान तक फैला हुआ है। अब देखिए, किसको थार मरुस्थल भी कहा जाता है। भारत के उत्तर पश्चिम में ये फैला हुआ है। ये भारत है, ये भारत का उत्तर है, ये पश्चिम है। और यहाँ पे देखिए, ये भारत के उत्तर पश्चिम में फैला हुआ एक भूभाग है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 2 लाख। और ये क्या है, भारत के कुल क्षेत्रफल का 5% जो क्षेत्र है वो इस मरुस्थल का पाया जाता है। और पाकिस्तान के, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के दक्षिण और पूर्व में, दक्षिण और पूर्व में ये पड़ता है। और मुख्य रूप से इसके अंदर क्या है, यहाँ की मिट्टी के अंदर सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक होती है, लवण की मात्रा अधिक होती है। तो इसलिए यहाँ पे जितनी भी झीलें पाई जाती हैं वो सारी खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, जिनमें से मुख्य है सांभर झील। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र की उत्पत्ति टैथिस सागर से हुई है। टैथिस सागर के विषय में मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो अब जो सागर का जो पानी क्या होता है, नमकीन होता है। तो वो पानी, जो सागर का जो भूभाग है, वो धरती की कुछ आंतरिक गतिविधियों के कारण वो ऊपर उठा और इस प्रकार क्या है, ऊपर उठने की वजह से क्या है, इसका निर्माण हुआ। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ की मिट्टी के अंदर लवण की मात्रा या नमक की मात्रा बहुत अधिक है, वो पाई जाती है। अगर हम बात करें इसके विस्तार की, तो इसका जो अधिकांश जो भाग है वो किसमें है, राजस्थान में। और कुछ भाग कहाँ पे है, भारत की अगर बात करें तो भारत में इस थार के मरुस्थल का 85% भाग भारत में है और 15% कहाँ पे है, पाकिस्तान में। भारत में कुछ राज्य हैं, हरियाणा, पंजाब, गुजरात। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर क्या है, राजस्थान के अलावा ये थार का मरुस्थल है वो फैला हुआ है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, जो पंजाब के साथ लगता हुआ इलाका है, और सिंध प्रांत है, वहां पर ये पाया जाता है। यहां पर अगर वर्षा की बात करें तो यहां पर क्या है, लगभग 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। तो इस क्षेत्र को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक 25 सेंटीमीटर वार्षिक जो रेखा है, उसके जो पूर्व वाला जो भाग है, इस 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के पूर्व वाला भाग, वो अर्ध शुष्क क्षेत्र है। मतलब वहां पर क्या है, 25 सेंटीमीटर तक जो वर्षा है वो यहाँ पे होती है। और इधर वाला जो भाग है, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसको शुष्क क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर वनस्पति क्या है, कुछ मात्रा में वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है, लेकिन ये जो क्षेत्र है ये वनस्पति से वीरान है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है। ये जो थार का मरुस्थल है, ये एक शुष्क जलवायु प्रदेश है। वनस्पति बहुत ही कम यहाँ पे है। तो वनस्पति है तो यहाँ पे कुछ कंटीली झाड़ियाँ, केक्टस, तो ऐसे कुछ पौधे हैं, या ऐसे पौधे जिनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, क्योंकि जमीन के अंदर जो पानी है बहुत गहरा होता है। तो जड़ें बहुत ही गहरी यहाँ पे पौधों की पाई जाती है। यहाँ पर वर्षा ऋतु में कुछ जो सरिताएं हैं या नदियां हैं वो उत्पन्न होती हैं, लेकिन वर्षा ऋतु में उत्पन्न होकर के वो कुछ दूर ही बहती है और इस रेत के अंदर विलीन हो जाती है। तो यहाँ की जो मुख्य नदी है वो है लूनी नदी, जो अरावली पर्वत से निकलती है और यहाँ से निकल करके वो गुजरात में जो कच्छ का रण क्षेत्र है वहां तक बहती है और फिर वो भी क्या है, रेत के अंदर विलीन हो जाती है। इस नदी की जो लंबाई की अगर बात करें तो लगभग 495 किलोमीटर के आस। और इस क्षेत्र की अगर जलवायु की बात करें तो जलवायु यहाँ पर शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है।
तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर क्या है 25 सेंटीमीटर वर्षा है वो होती है। तो इसलिए कह सकते हैं यहाँ पर शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है, शुष्क व अर्ध शुष्क। गर्मी में दिन का तापमान यहाँ पर क्या है लगभग अधिकतर जो रिकॉर्ड किया गया वो 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया। तो कहने का मतलब क्या है कि 55 से 60 के बीच में जो तापमान है यहाँ पर गर्मी में दिन के समय में रहता है। सर्दियों में रात का तापमान 0 से नीचे यानी माइनस में भी चला जाता है। तो जो तापमान के अंदर जो सर्दी और गर्मी में जो भिन्नताएं हैं वो काफी देखने को मिलती है। और रेत का एक क्या होता है, एक विशेषता होती है कि रेत जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। तो यहाँ पर ऐसा भी देखा गया है कि दिन का तापमान है, दिन में काफी गर्मी होती है और रात में क्या है रेत ठंडा होने की वजह से ठंड होने लगती है। इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारी स्थलाकृतियां हैं वो पाई जाती हैं, क्योंकि हिमालय के अंदर बहुत सारी जो स्थलाकृतियां हैं वो पाई जाती है, उत्तर के मैदान में पाई जाती है, प्रायद्वीपीय पठार के ऊपर बहुत सारी। ऐसी बात नहीं है कि जो ये थार का मरुस्थल है वो किसी ये स्थलाकृतियों से विहीन है, किसी प्रकार की स्थलाकृतियां यहाँ पर नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर भी कुछ विशेष प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, जिनमें से एक है छत्रक शैल। तो छत्रक शैल क्या होता है, कोई चट्टान का कोई भाग है तो जो वायु है वो हमेशा धरातल के साथ या धरातल के साथ सट करके चलती है, और वायु क्या करती है किसी चट्टान के किसी भाग को वो नीचे से काटना शुरू कर देती है। तो ऊपर जो भाग है, ऊपर जो वायु है वो इतनी तेज गति की नहीं होती है, तो ऊपर वो छतरी का जो रूप है वो ले लेता है। तो इस प्रकार बनी आकृति को छत्रक शैल कहा जाता है। ये ऐसी जो आकृतियां हैं वो मरुस्थली जो इलाके हैं वहां पर ही पाई जाती है। दूसरा है बरकान। ये है बरकान। ये बरकान क्या है, ये एक बालू का टीला है, जैसे मिट्टी का एक टीला होता है, ढेर होता है, लेकिन ये इस आकृति में पाया जाता है, इस आकृति में यहाँ पाया जाता है। ये जो क्षेत्र है ये क्या है, ये वायु के सामने होता है, तो यहाँ से जो अपर्दन करके वो पीछे क्या है इस मिट्टी को बिछाती रहती है। तो इस प्रकार की एक आकृति बनती है, जो एक आधे चांद की तरह एक आकृति है वो बनती है, जिसको बरकान कहा जाता है। तीसरी जो आकृति है ये दूसरी है, ये तीसरी आकृति जो है वो है बालू के टीले। तो यहाँ पर क्या है बालू के टीले हैं, विशेषकर जो पाकिस्तान के साथ लगता हुआ हमारा जो ये सीमा है जैसलमेर के अंदर, तो यहाँ पर क्या है ये जो बालू के टीले हैं वो आम देखने को मिलते हैं। तो बालू का ढेर है, रेत का एक ढेर है, लेकिन ये रेत के ढेर क्या है हवा की जो अपर्दन क्रिया है उसके कारण क्या है ये चलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि रेत यहाँ से उड़ करके किसी और दूसरी जगह भी जा करके रेत को बिछा देगी, फिर वहां से उड़ा करके कहीं और बिछा देगी। तो इस प्रकार क्या है जो रेत का टीला हमें यहाँ दिखाई देगा वो हो सकता है कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद क्या है वो थोड़ा और आगे बढ़ा हुआ नजर आए। चौथी जो स्थलाकृति है वो है तरंगित मैदान। तरंगित मैदान जब हवाएं जब बहती है, बड़ी तेज हवाएं यहाँ पे बहती है, क्योंकि किसी प्रकार की कोई वनस्पति कोई अवरोधक यहाँ पे नहीं होता जो उस हवा के वेग को रोक सके, तो हवाएं क्या है बिना किसी अवरोध के वो बहती हैं। तो इस प्रकार क्या है जो रेत है उसके ऊपर भी क्या है तरंगों की समान जो आकृति है उस रेत की बन जाती है। रेत भी क्या है ऐसे लहरदार जो एक आकृति में आ जाती है। तो ऐसे जो लहरदार आकृति है उसको ही तरंगित मैदान कहा जाता है, या तरंगित जो स्थलाकृति है वो पाई जाती है। तो हमने देखा कि मुख्य रूप से 4 स्थलाकृतियां यहाँ पाई जाती है, छत्रक शैल, बरकान, बालू के टीले और तरंगित मैदान। तो हमने इस वीडियो में थार के मरुस्थल के विषय में या भारतीय मरुस्थल के विषय में जाना। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ये राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है इसका जो ढाल है, ढाल की अगर बात करें, ये जो इसका ढाल है वो इधर से, यानी आपका जो ये इसका पश्चिमी भाग है पश्चिम से पूर्व की तरफ है, यहाँ पे ये ऊंचा है और इधर क्या है ये नीचा है। तो ढाल क्या है इस साइड है। और अगर यहाँ से बात करें तो इसका जो ढाल है वो आपका उत्तर से दक्षिण की तरफ है। तो इसलिए जो लूनी नदी है वो पहले यहाँ पे क्या है इस तरफ है, और फिर क्या है वो दक्षिण की तरफ ढाल होने की वजह से क्या है वो कच्छ का रण क्षेत्र के अंदर मुड़ती है। तो हमने पढ़ा भारतीय मरुस्थल के विषय में, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के जो तटीय मैदान हैं उनके विषय में। धन्यवाद।